गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम आज अपना एक नया टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने इज, एम और आर का यूज़ अच्छे से सीखा था। आई होप कि आपने अच्छे से वो सीखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था, प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, तो आपने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करके बनाए होंगे। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है हमारा, यूज ऑफ वॉज एंड वर, है ना। इज एम आर तो हमने सीख लिया। अब हमको क्या सीखना है, वॉज वर, कि इज एम आर का यूज कहाँ पर होता है, प्रेजेंट में। तो वॉज वर का यूज कहाँ पर होता है, पास्ट में, है ना। ये हमको ध्यान में रखना है, मेन थिंग। पास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट होता है हमारा आज, है ना। जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हो रहा है ना, जो हम अभी करते हैं, वो हो गया प्रेजेंट। और पास्ट का मतलब अगर हम कोई बीती हुई बात, है ना, कोई पुरानी बात अगर बताना चाहें, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि 1 मंथ पहले मैं कहीं घूमने गई थी, वहाँ पर मैंने ये देखा था, वहाँ पर एक वो था, कुछ भी अगर डिस्क्राइब करूं और वो अगर पास्ट से रिलेटेड हो ना, किसी पुराने इंसिडेंट से रिलेटेड हो, तो उसको हम एक्सप्रेस करना चाहें, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वॉज वर के यूज के साथ मैं आपको एक्सप्रेस करूँगी, ना। पास्ट के साथ क्या लगता है, वॉज और यू, वर। और प्रेजेंट में इज, एम और आर, ये प्रेजेंट शो करते हैं, और वॉज और वर हमको पास्ट बताते हैं कि, है ना। वॉज वर लग जाता है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई पास्ट इंसिडेंट का सेंटेंस है। जैसे स्टोरीज देखते हैं ना आप, कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं, देयर वॉज अ डॉग, इट वॉज रनिंग, इट वॉज फ्लाइंग, कुछ भी, जैसे कोई भी सेंटेंस आप स्टोरी जब पढ़ते हैं ना, तो वो पास्ट इंसिडेंट होता है, तो हम उसको वॉज वर के यूज के साथ पढ़ते हैं। तो वॉज और वर का हम यूज कैसे करते हैं, वो हम इसके थ्रू सीखते हैं। यहाँ हम देखेंगे वॉज और यहाँ हम सीखेंगे वर। ठीक है, तो वॉज हम कहाँ लगाएंगे, अगर दोनों में ही एक चीज कॉमन है कि ये पास्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, वहां मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी बात ये है कि वॉज का यूज किसी भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब अगर वो कोई वन है, ठीक है। और वर का यूज हमेशा प्लूरल के साथ होता है, यानी कि मोर देन वन, मोर देन वन, कि वो एक से ज्यादा है ना। अगर वॉज लिखा है इसका मतलब वो नंबर में एक है, और वर लिखा है इसका मतलब वो नंबर में एक से ज्यादा है। अब जैसे एग्जांपल देखो आप, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देयर वॉज अ डॉग, वहां पर एक डॉग था, तो अ डॉग, एक डॉग है ना, तो हमने क्या लगाया, वॉज। द लायन वॉज रनिंग, लायन भाग रहा था, है ना। तो हमने वॉज लगाया क्योंकि लोयंस नहीं लिखा है यहाँ पे, लायंस की जगह एक ही लायन है ना, एक लायन है, तो हमने वॉज लगाया है। अगर यहाँ पे लायंस होता तो हम वर लगाते, और यहाँ पर नंबर में वो एक ही है। जैसे इसको देख के पता लगा, हमें सेंटेंस रीड करके पता लग जाएगा आपको इजीली कि वॉज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है। देयर वॉज अ डॉग, एक डॉग है इसलिए हमने वॉज लगाया। द लायन वॉज रनिंग, तो लायन भाग रहा था, तो हमने वॉज लगाया। अब जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अ मंकी वॉज जंपिंग, अब हमने वॉज क्यों लगाया है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अ मंकी, क्या लिखा है, अ मंकी वॉज जंपिंग, एक मंकी कूद रहा था, क्योंकि वो मंकी नंबर में एक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर वॉज लगाया है। अब जैसे और देख लेते हैं, राम वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। अब वॉज क्यों लगाया? राम, नाम लिख दिया ना हमने, नेम लिखा हुआ है राम, इसका मतलब वो एक ही है ना। A boy was eating chocolate, क्योंकि यहाँ पर क्या है? A boy। फिर से देखो कि अगर कोई एक है संख्या में, है ना, सेंटेंस रीड कर लें आप, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देख लें, है ना, यहाँ पर भी देख के पता लग जाएगा, यहाँ पर भी देख के आपको पता लग जाए। पूरे सेंटेंस को अच्छे से देख लें, रीड कर लें, तो आपको पता लग जाएगा वॉज लगाना है या वर लगाना है। जैसे देयर वॉज अ डॉग, अ डॉग आ गया, हमने वॉज लगा दिया। द लोयन, है ना, एक ही है लोयन, तो हमने क्या लगाया? वॉज लगा दिया। अ मंकी वॉज जंपिंग, अ मंकी यानी कि मंकी एक ही है। उसके बाद फिर देख लेते हैं, राम वॉज रीडिंग, राम एक ही है ना, एक ही। अगर यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ आता, हमको लगता है कि एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर वॉज नहीं लगाएंगे, है ना। यहाँ पर क्योंकि राम नेम आ गया, एक ही है वो, तो हमने वॉज लगाया। अ बॉय यानी कि वो एक ही है, अ बॉय वॉज ईटिंग चॉकलेट। अब इसी के ऑपोजिट देख लेते हैं हम कि वर कहाँ कहाँ लगाएंगे। जैसे इसी को चेंज कर लेते हैं ना, देयर वर सम डॉग्स। अब यहाँ पर क्या है? डॉग्स। वर क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर क्या है? डॉग्स, ठीक है। अब जैसे लायंस वर रनिंग, हमने वर क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? लोयंस, है ना, वन से ज्यादा है, पता चल रहा है हमको यहाँ पे। अब यहाँ पर देख लो, मंकीज वर जंपिंग, हमने वर क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है? मंकीज, है ना, वन से ज्यादा है, तो अब हमको ए भी नहीं लगाना है यहाँ पे। जहाँ पर ए आ जाता है इसका मतलब वो वन होगा नंबर में, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। अब जैसे बॉयज वर रीडिंग, लड़के पढ़ रहे थे। वर क्यों लगाया? बॉयज, है ना, एक से ज्यादा है। अब बॉय वाज ईटिंग चॉकलेट, इसमें तो लिखते हैं हम गर्ल्स वर ईटिंग मैंगोज। मैंगोज यानी कि वन से ज्यादा है। इसको आपको एक बार नोटबुक में नोट कर लें इसको अच्छे से। ठीक है, तो आपने वॉज और वर का यूज सीखा है आज। आप खुद सेल्फ कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वॉज का यूज हमेशा वन थिंग के साथ आता है, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ हमको वर लगाना है। देख लेते हैं, जैसे देयर वॉज अ डॉग, द लोयन वॉज रनिंग, अ मंकी वॉज जंपिंग, राम वॉज रीडिंग, अ बॉय वॉज ईटिंग चॉकलेट। यहाँ पर ये सब एक के साथ हमको वॉज लगाना है, और अगर वन से ज्यादा है, जैसे देयर वर सम डॉग्स, है ना, प्लूरल आ गया, लोयंस, है ना, लोयंस आ गया, डॉग्स आ गया, वर रनिंग, मंकीज आ गया तो हमने वर लगाया, बॉयज आ गया तो हमने वर लगाया, गर्ल्स आ गया तो हमने वर लगाया। ठीक है, तो
ये चीज़ें हमको छोटी छोटी सी थिंग्स हमको ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको वॉज वर यूज़ करना है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें और एज ए क्लास वर्क इसको आप अपनी नोटबुक में कर लें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, ग्रेटेस्ट नंबर पे सर्कल बनाना सीखा था और स्मॉलेस्ट पे। स्मॉलेस्ट क्वेश्चन आपके बुक में नहीं था तो आप लोगों को सिर्फ मैंने समझाया था, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट पे आ जाए तो कैसे करते हैं और ग्रेटेस्ट पे होता है तो हम लोग कैसे करते हैं। तो अब है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमारा नहीं हो पाया था, अभी हम लोग कर लेते हैं। क्या करना है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या होता है ये समझ लो पहले तो। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे कि हम लोग कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, है ना। बढ़ता मतलब जैसे कि 1, फिर इसके बाद क्या आया 2, फिर इसके बाद आया 3, फिर आया 4, फिर आया 5। तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, वही सेम, लेकिन आप लोग जैसे स्टेप उतर रहे हो, जैसे कि 5, फिर देन आए हम 4 पे, फिर देन आए हम 3 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे। ऐसे करके हम लोग ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीज का मतलब असेंडिंग और डिक्रीज का मतलब डिसेंडिंग। ठीक है, नाम चेंज कर दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज का मतलब बढ़ता हुआ, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और डिक्रीजिंग का मतलब जैसे ऊपर से कहीं नीचे आ रहे हैं, स्टेप्स उतर रहे हैं, मतलब कम हो रहा है। 4 के बाद हम 5 के बाद हम 4 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 1 पे आए। ठीक है, इसी तरीके से हमारा इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर चलता है। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन से सीखते हैं कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करना, और बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो डिक्रीज करना। ठीक है, इसमें से देख लो, अब क्वेश्चन ही देख लेते हैं सीधा। ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो क्या है, 63, 178, 93, 250 और 302। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से सबसे पहले छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, फिर बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एरो बना के लिख लेना नीचे लाइन में। कैसे काम करना है इसको, फर्स्ट में तो लाइन क्वेश्चन लिखना है, देन नीचे फिर आंसर लिखना है। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको काम करना है। तो सबसे पहले छोटा डिजिट कौन है वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3, इसमें 3। तो सबसे छोटे कौन से, वो 2 डिजिट वाले। तो 2 डिजिट वाले कौन है, 1 और 2, 2 ही है। तो सबसे पहले छोटा कौन है, 63 या 93। तो 63 पहले आ जाएगा, फिर देन आ जाएगा हमारा 93। 2 क्लियर हो गए। अब क्या बचा, 178 और 215, 302। तो 178 ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है। तो कौन आ जाएगा, 100 वाला, फिर आ जाएगा 200 वाला और फिर आ जाएगा 302 वाला। क्लियर। क्या क्या हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारी उल्टी सीधी सीरीज थी, इसको ठीक से बनाया, मतलब 63, 93, 178, 215 और 302। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले तो चेक किया, ठीक है, कि इसमें डिजिट, क्योंकि उल्टी सीधी दे रखी है, किसी में 2 संख्या है, किसी में 3 है, किसी में फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। तो इसमें से पहले आपको चेक करना है ना, कि 3 डिजिट वाले नंबर कौन से हैं, फिर 2 डिजिट वाले नंबर कौन है। तो छोटा कौन होता है, 2 डिजिट के 3 डिजिट, 2 डिजिट ना, तो 2 डिजिट में से सेलेक्ट करो। 2 में सेलेक्ट हो गया, फिर जो बचते हैं रेस्ट ऑफ जितने बच रहे हैं हमारे, फिर उनमें से चेक करो। कैसे चेक करना सिखाया था मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, कि हमारी जो फर्स्ट डिजिट होती है उससे चेक होता है। इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें 3 था, तो यही हमको पता चल रहा है कि कौन पहले आएगा। ठीक है, तो इसका एक मैंने बताया आप लोगों को, इसका बी, सी और डी आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, कैसे करना है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बी क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्यूशन लिख के या एरो बना देना सिंपल सा, और उसके नीचे आंसर लिखना। 999, 925, चलो मैं एक और बता देती हूँ, इसका सी और डी आप करना, 963, 945 और 909। ठीक है,
तो इसमें देखो कैसे पता चल रहा है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 और इसमें भी 3 है, सब में 3 डिजिट है ना। फिर क्या चेक करने को बोला मैंने, आगे की फर्स्ट डिजिट, इसमें कितना है 900, इसमें 900, इसमें 900, इसमें 900, इसमें भी 900, इससे पता चल रहा है कि हमको नहीं। फिर देन आओ हमारे सेकेंड डिजिट पे, इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 0 वाला। 9 2 6 4 0, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 0 वाला, तो ये सबसे पहले आएगा 909। देन फिर क्या आ जाएगा 2 वाला 925, फिर क्या आ जाएगा 945, फिर आएगा 963 और फिर आ जाएगा 999, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन आपको करना है, इसके सी और डी आपको करना है। ठीक है, इसका होमवर्क है आपको सी और डी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, इस तरफ समझा देती हूँ मैं। 10th क्वेश्चन देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीज का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। वही मैंने बताया आपको, स्टेप्स उतरना, एक एक कम करना, तो इसका भी ए और बी मैं बता देती हूँ, सी और डी आपको करना है। इसमें 71, 117, 73, 207 और 107। ठीक है, तो इसमें चेक करो सबसे बड़ा कौन है। इसमें करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो 2 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, चेक करो कैसे करते हैं। 2 डिजिट वाले तो लेना ही नहीं है क्योंकि ये लास्ट में आएगा। सबसे बड़ा कौन है वो चेक करना है, तो 3 डिजिट वाले चेक करो। इसमें 117 है, ये 207 है और ये फिर 107 है, तो कौन बड़ा हुआ, 200 वाला, तो सबसे पहले 207। क्लियर, फिर कौन है 117 या 107, 117। ठीक है, क्या दिखाया था मैंने आप लोगों को, पहली पोजीशन चेक कर लो, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, फिर इसमें 1 है फिर इसमें 0 है, तो कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ, 1 वाला कौन हुआ बड़ा। फिर आ जाएगा 107, फिर बचे कौन, ये और ये, इन दोनों में से चेक करना, तो ये 71 है ये 73 है, तो 73 और फिर 71। ठीक है, ये हमारा कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, देन लास्ट में सबसे छोटा, इसके अलावा तो कोई डिजिट ही नहीं है। ठीक है, इसका बी वाला भी देखो, प्रॉपरली काम करना है आप लोगों को अपनी नोटबुक में, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। ठीक है, फर्स्ट में क्वेश्चन लिखा, फिर एरो बना के आंसर लिखा, फिर क्वेश्चन लिखा, फिर आंसर लिखा, ऐसे ही करना। 119, 901 और फिर 90। देखो कैसे करते हैं इसको, कौन सा बड़ा है इसके अंदर, सबसे पहले 3 डिजिट का ये 2 ही है ना, 3 डिजिट के 2 है, तो इसमें 1 है इसमें 9 है, तो कौन सा आ जाएगा सबसे पहले 901, फिर 919, फिर अब चेक करो, अब ये वाला 91 है, इसमें 19 है और इसमें 90 है, तो कौन बड़ा हो रहा है, इसमें 9 आ रहा है और इसमें भी 9 आ रहा है, लेकिन इसमें 1 है पीछे इसमें 0 है, तो 91 बड़ा हुआ, तो 91 आ जाएगा, फिर 90 आएगा और फिर 19 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को डिजिट चेक करके ही लिखना है, डिजिट चेक कर करके ही आपको क्वेश्चन करना है। इसके होमवर्क में आप लोगों को सी और डी करना है, इसका होमवर्क जो है आपका सी और डी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 टाइप्स से क्वेश्चन पढ़े, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू। अभी तक की हमारी जो क्लास हुई है वो सिर्फ पिछली क्लासों में आप कुछ भूल गए हो उसके हिसाब से थी। आज हम आपकी क्लास में पढ़ने वाले हैं भाषा और व्याकरण। ये हमारे व्याकरण की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठिए, पेंसिल इरेजर भी साथ में लेके बैठिए। मैं जो बोल रही हूँ या फिर जो लिखने के लिए बोलूँ आप उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसको लिख लेना, ताकि आप एग्जाम के टाइम में उसे भूलो नहीं, या फिर कभी याद करना हो तो आप उसे रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, हमारा चैप्टर है भाषा और व्याकरण।
में क्या पढ़ते हो? भाषा पढ़ते हो, लैंग्वेज पढ़ते हो ना, हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हो, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हैं। फिर जैसे ही हम क्लास 3rd में आते हैं या कभी कभी किसी और स्कूलों में क्लास 2nd में क्या हो जाती है, व्याकरण शुरू हो जाती है। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता होता है कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भाषा जो है, अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, सबसे पहले जो भी होता है हमारे माइंड में क्या आते हैं? विचार आते हैं। क्या आते हैं? विचार आते हैं, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है या नहीं है? जानवर सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। सोचेगा तो बोल नहीं सकता है, और अगर बोलेगा तो उसकी भाषा हम समझ नहीं सकते। तो इंसान ही एक बुद्धिजीवी प्राणी होता है। तो उसके माइंड में क्या होता है? कुछ भी विचार आते हैं तो वो क्या करता है, जब उसके माइंड में विचार आया और उसको ये लगा कि मुझे सामने वाले को ये बात कहनी है, तो किसी न किसी तरीके से उसे वो बाहर कहेगा या नहीं कहेगा? ऑफकोर्स कहेगा। तो और सामने वाला क्या करता है? उसकी बात को समझता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। चलो अपनी नोटबुक में पहले तो ये लिख लो, भाषा कहते हैं इसे। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ साधन उपयोग में लेते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। समझ में आया? किसी भी इंसान या मनुष्य के माइंड में क्या आएंगे? विचार आएंगे, भाव आएंगे, तो वो सामने वाले को समझाने के लिए जिस माध्यम का, जिस साधन का उपयोग करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। अब आप सोचोगे कौन से साधन का उपयोग करेगा? आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस होती है, वो इतने शोर में हर किसी को ये नहीं कह सकती है कि रुको, चलो, तो वो क्या करती है? इशारों में बात करती है, सीटी बजाती है और फिर कहते हैं इशारे, इस तरीके से इशारा करता है, तो रुकने का इशारा करता है, चलने का इशारा करता है। तो वो संकेत में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है? इशारों से बात कर रहा है, संकेत में बात कर रहा है। लेकिन जब कोई इंसान पास में नहीं है तो उससे हम कैसे बात करें? ठीक है, तो क्या करते हैं कि बहुत सारी सभा चल रही है और वहाँ बहुत दूर दूर तक इंसान बैठे हैं, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसे संकेत में किस तरीके से बताएं? तो क्या करेंगे कि हम माइक लगाते हैं, फिर उसमें बोलते हैं या नहीं बोलते? तो माइक लगाकर हम बोल रहे हैं, तो बोलकर उसे अपने विचार वहां तक प्रकट कर रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा होगी? मौखिक। जब मनुष्य बोलकर सामने वाले को अपने विचार प्रकट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। अब इशारों में बता दी तो सांकेतिक भाषा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है? आप लोग भी एग्जाम देते हो, या बड़े भैया भी एग्जाम देते हैं, सब आपने भी एग्जाम दे रखा है, तो क्या होता है? एग्जामिनर हॉल में क्या होता है कि बिल्कुल भी टीचर बोलने नहीं देते, ना पीछे बोलने देते, ना कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं? टीचर को अपनी बात समझानी होती है कि इसका उत्तर हम ये लिखें, तो हम क्या करते हैं? लिख कर उत्तर देते हैं, नहीं देते? ऑफकोर्स देते हैं, सभी देते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी में भी हो, तो हम क्या करते हैं? लिख कर देते हैं, रिटर्न में देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने अभी क्या कहा कि विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो भाषा कहलाता है। अब भाषा जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। मुख्य रूप से तो सिर्फ 2 ही होती है, एक जो बोलकर हम बताएं किसी को, और दूसरी लिखकर बताएं, और तीसरी यदि जो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर बोलने में असक्षम है, बोल नहीं सकता है, तो वो क्या करता है? इशारों में अपनी बात सामने वाले को समझाना चाहता है, इसीलिए उसका अन्य प्रकार कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। लेकिन आपको अभी सिर्फ यही
सी है? लिखित भाषा। अगर जिसको पढ़ना नहीं आए वो अपने पेरेंट्स की हेल्प से या फिर अपने बड़े भाई बहन की हेल्प से रीडिंग करना तो सीख ही जाना, क्योंकि अगर आपको जब तक रीडिंग नहीं आएगी आप ग्रामर में सीख नहीं पाओगे। पढ़ना ही नहीं आएगा फिर सीखेंगे कैसे, है ना। तो पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारी चीज क्या है? रीडिंग सीखना। फिर आता है भाषा। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। अब मौखिक मुख क्या होता है? हमारा मुंह होता है। तो जो हम बोलकर प्रयोग करते हैं तो वो होगी मौखिक भाषा। लिखकर अगर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? लिखित भाषा। ठीक है, आपको ये चीज अच्छी तरीके से याद करनी है कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, चाहे मौखिक साधन हो चाहे लिखित साधन हो। मौखिक साधन में हम क्या करते हैं? मोबाइल फोन से भी एक दूसरे से बात करते हैं। लिखित साधन में क्या होता है? पत्र लिखते हैं, एग्जाम में एग्जाम देते हैं। तो ये लिखित साधन के एक उदाहरण है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आराम से इसको नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिख सको। ठीक है, अब हम देखते हैं व्याकरण। हमने अभी तक भाषा ही पढ़ी है। जब व्याकरण आती है, व्याकरण है क्या? जब भाषा से ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बता सकते हैं कि इस व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ी। तो हिंदी भाषा में क्या होता है कि हर किसी को शुद्ध लिखना नहीं आता है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी को भी शुद्ध लिखना नहीं आता। तो इसीलिए व्याकरण बनाई गई है ताकि हम उससे शुद्ध रूप से भाषा को लिख सकें। तो इसकी परिभाषा लिख लो। भाषा का शुद्ध ज्ञान कराने वाली शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं, जैसे कोई भी भाषा होती है अगर हम उसे शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीख गए तो यही हमारी क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जैसे कि आप अगर ये आपको पता है कि व्याकरण कहते किसे हैं तो आगे इसके बहुत सारे पार्ट होंगे, तो उन्हें जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता जाएगा। तो व्याकरण को हमें क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। हम किसी भी भाषा को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। ये परिभाषा भी आप अपने नोटबुक में लिखो। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। अब सभी भाषा जो भी होती है उनमें क्या होता है कि हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर मराठी, इन तीनों की लिपि जो होगी उसको हम क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी यहाँ तक ही याद करना है। हर देश की अपनी अपनी अलग भाषा होती है और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, लेकिन हमें सिर्फ हिंदी, संस्कृत और मराठी इन तीनों की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। ये बात हमें याद रखनी। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो आपको पता चल गया होगा भाषा किसे कहते हैं कि मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर या इशारों में बात समझाता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। व्याकरण क्या करता है? भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। और लिपि, किसी भी भाषा को हम जिस तरीके से लिख रहे हैं वो लिपि कहलाता है। ये सारा होमवर्क आप अपनी नोट